हेलो 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 हेलो। बताओ बेटा, मीठी मीठी आवाज आ रही है नहीं आ रही अब? राष्ट्रीय कह रही है सर मुझे तो। बेटा राइटिंग क्लास के लिए कल पूछना बेटा 12 बजे ना। राष्ट्रीय बेटा जो राइटिंग क्लास के लिए आपका डाउट है ना कोई भी, तो कल जो 12 बजे सेशन लूंगा उसमें पूछ लेना, ठीक है? नेक्स्ट सेशन के अंदर परसों होगा सेशन 12 बजे वाला। रौनक 1 2 3 4 बाबा ठीक है। अब साउंड ठीक है? चितरंजन ठीक है बेटा? ओके डन, ठीक है। चलिए भाई लोग, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और बढ़ते हैं आगे। आज के कंटेंट में हम पढ़ने वाले हैं अपना प्यारा एक और चैप्टर, जिसके बारे में मैंने कहा था कि आपके मॉड्यूल के अंदर इस कंटेंट को प्रॉपर डिफाइन नहीं किया हुआ। और चैप्टर का नाम तो है वहां पे। अब चैप्टर का नाम है, इसका मतलब चैप्टर का सिलेबस में तो आने वाला है। अब सिलेबस में चैप्टर आ रहा है लेकिन कंटेंट स्पेसिफिक नहीं किया हुआ, तो उसी में हम बात करने वाले हैं। राष्ट्रीय बेटा कल डिस्कशन कर लूंगा जो भी डाउट्स हो आपके पास, ठीक है? ओके। अभी करूंगा तो बेटा क्लास का हमारा फॉर्मेट बिगड़ जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। आई गारंटी यू क्यू मिस्टेक व्हाई नॉट मिस रिप्रेजेंटेशन विल टेल यू डेफिनेटली। ओके। तांत्रिक बाबा जी वेलकम बेटा असलन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, बढ़ते हैं आगे। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, आज अपना चैप्टर का नाम है कौन सा? लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। तो आज के पार्ट में हमारा रिवीजन पार्ट रहने वाला है बेटा, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन वाला पार्ट। स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ स्टार्ट कर सकते हैं। सुनो सुनो सुनो, कल हम लोगों ने अपने फ्री कंसेंट वाले पार्ट को डील किया था, याद आया? उसके पांचों पोर्शन हम लोग अपने पास कवर कर चुके थे। आज उसी पार्ट को हम आगे बढ़ाने वाले हैं और आज स्टार्ट करने वाले हैं लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन वाला चैप्टर, है ना? सुनिए ध्यान से बेटा। जब बात आती है कि भैया लीगैलिटी ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन लॉफुल नहीं होगा, याद करो, मुझे एक बात बताओ, पूछना है मुझे आप लोगों से, पूछना है मुझे आप लोगों से कि जब आप लोगों ने असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, रिवाइज किया था, तो वहां पर आपने एक वर्ड सीखा था, एक वर्ड था बेटा लॉफुल ऑब्जेक्ट। एक वर्ड क्या था? लॉफुल ऑब्जेक्ट। और एक वर्ड आप पढ़ के आए हो लॉफुल कंसिडरेशन। बोलो याद है वर्ड? तो आपने दो संस्कार सीखे थे। संस्कार इसलिए क्योंकि अच्छी बहू को हम बोलते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो अच्छी बहू के संस्कार में बेटा दो संस्कार थे, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। याद है? भूले तो नहीं हो ना? नहीं नहीं बोले, नहीं बोले। तो बताओ मुझे, अगर 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 एक अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाना है और कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, एक कॉन्ट्रैक्ट को, एक अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। अंकित बेटा कह रहा है राइटिंग पोर्शन। अंकित राइटिंग पोर्शन, केस लो स्टडीज पे राइटिंग पोर्शन वीक में 2 दिन रखा है मैंने। एमसीक्यू प्रैक्टिस 2 दिन रखा है बेटा, 4 दिन क्लास रखी है उसकी, ठीक है? ओके। हाँ बाकी ये क्लास तो 5 दिन चले चलेगी जो अभी ले रहा हूँ इस टाइम पे मैं। गुड इवनिंग दिविशा बेटा, वेलकम। ठीक है, सुनो। तो हम लोगों ने बेटा बात की थी ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों लॉफुल होंगे तभी उनसे बनने वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा। लेकिन मुझे बताओ, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में, अगर किसी को रिप्लाई करो भाई साहब, रिप्लाई करो। हाँ, और क्लास को शेयर, नलायक को शेयर कर दिया करो। एक काम तो तुम कर सकते हो, कुछ लगता है क्या? पैसे वैसे लगते हैं इस चीज के? बताओ। क्या क्लास को अपना व्हाट्सअप, इतना जरा व्हाट्सअप यूज करते हो क्या? व्हाट्सअप स्टेटस बनाने में दिक्कत है? बताओ। हद हो गई, इतना नहीं, मेरे लिए इतना नहीं कर सकते तुम लोग? बताओ। हाँ हाँ बताओ, बाबा जी बोलते हो इतना तो बनता है। हाँ सुनो, क्योंकि लिसन टू मी, सुनो ध्यान से। तो बताइए बेटा मुझे, अगर अगर अगर, हाँ लाइक भी ऑल्सो, लाइक ऑल्सो सीधर, वेरी गुड बेटा, लाइक तो जरूरी है। हाँ वही तो, थैंक यू सो मच। सुनो, जवाब दो बेटा, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन लॉफुल नहीं हुआ, लॉफुल नहीं हुआ, तो क्या वहां पर बनने वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? सोचो, हाँ है ना? सर मैंने तो कर दिया, वेरी गुड सर। जवाब दो, क्या वो कंसिडरेशन या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का रूप लेगा? हाँ या ना? नहीं सर। तो मतलब कहने का मतलब वहीं से बेटे, उसी के आधार पर ही कंप्लीट चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो कहने का मतलब क्या है भैया? सिंपल सी बात, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन लॉफुल नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट होता है वॉइड। वॉइड का मतलब सीख ही चुके हो, विच इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। और मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे लाल कि यही वो चैप्टर है जिसमें एक टॉपिक है, इसका नाम है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। नो 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 नो, सब रिप्लाई कर, नो नो। इसी में चैप्टर है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में जो प्रोविजंस है उन्हीं पर एग्जाम में बैक टू बैक क्वेश्चंस आया हुआ है। क्या बात कर रहे हो? हाँ सच्ची मुच्ची बेटा, झूठ थोड़ी बोलूंगा तुमसे। आइए, हाँ वही वाला सवाल बेटा, एग्जैक्टली उसी का पार्ट है ये। तो समझते हैं बेटा। अब दो बातें समझना, रिवाइज कर रहे हैं इस पार्ट को।
पहली बात, ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन लॉफुल है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, बट अगर ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड रहेगा। वॉइड मतलब इट इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, तो उसे परमिशन नहीं देगा, नंबर वन। अब बात आई कि ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट, हमें कैसे पता सर कि ऑब्जेक्ट आपके पास में लॉफुल है या नहीं है? तो इसीलिए लॉ ने बोला कि आई एम जस्ट गिविंग यू सम केसेस, मैं आपको कुछ केस देने वाला हूं, जो केसेस जहां पर जिन्हें देखते ही आप बोल दोगे कि ये लॉफुल नहीं है। तो लॉ ने हमें स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया, मेरे लाल बता दिया कि ये वाले ऑब्जेक्ट और ये वाले कंसिडरेशन लॉफुल नहीं माने जाएंगे। लॉ ने पहले से ही बोल दिया ये वाले ऑब्जेक्ट और ये वाले कंसिडरेशन जहां मिलेंगे वो लॉफुल नहीं होगा। हालांकि अगर एक बात और देखना चाहो तो कंसिडरेशन खुद का पार्ट ही बनता है, ऑब्जेक्ट और प्राइस, याद है? कंसिडरेशन वाला कंसिडरेशन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्लस प्राइस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। तो ऑब्जेक्ट में क्या था, गुड्स या सर्विस। तो कहने का मतलब वो लॉफुल अनलॉफुल कब कहलाएगी? तो लॉ ने बोला भैया अनलॉफुल का क्या होगा, आओ पढ़ते हैं। नंबर वन, सुनो सुनो सुनो, सबसे पहले बेटा इट इज नॉट फॉरबिडन बाय लॉ। तो मैं यहां पर आपको दो पार्ट सिखाता हूं, देखो बेटा देखो। तो हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से वो केसेस हैं जहां पर ऑब्जेक्ट को या कंसिडरेशन को अनलॉफुल कहा जाएगा। द रीजन इज, सुनना और बकायदा तरीका सिखाने वाला सुन लो। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और अनलॉफुल कंसिडरेशन, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन के कौन कौन से केसेस बनते हैं? तो मैं चाहूंगा हर बच्चे से सुनना चालू कर दो भाई साहब और रिप्लाई करते रहो, गारंटी है कभी भूल नहीं पाओगे इस पार्ट को, डैम श्योर। आइए, आप पीडीएफ लिंक बेटा ऑलरेडी शेयर्ड है, डोंट वरी, हाँ शेयर्ड है, ओके। सुनो सुनो सुनो, तो पहला हमारे अनलॉफुल कैटेगरी में क्या आता है? नंबर वन, एक बात तो क्लियर हो गई ना कि भैया अनलॉफुल ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन से बनने वाला कॉन्ट्रैक्ट भी क्या बनेगा, इससे बनने वाला कॉन्ट्रैक्ट भी क्या बनेगा, वो भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ही कहलाएगा। वॉइड में लॉ परमिशन नहीं देगा, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि अनलॉफुल कैटेगरी में पहला कौन आता है। तो मैं दो लिखता हूं, पहला है बेटा फॉरबिडन बाय लॉ, नंबर वन इज कॉल्ड फॉरबिडन बाय लॉ। अक्सर ये दो प्रोविजन जो मैं बताने वाला हूं, इनमें बच्चों को बड़ा डिफरेंशिएशन में दिक्कत आती है ना। आओ बात करता हूं क्यों दिक्कत है, समझाता हूं ध्यान से। तो पहला हमारे पास में है फॉरबिडन बाय लॉ, और दूसरा प्रोविजन भी यही लिख रहा हूं, अग्रीमेंट डिफीटेड द प्रोविजन ऑफ लॉ। इन दोनों का डिफरेंस क्लियर करता हूं अभी आपके पास में, ठीक है। डिफीटेड द प्रोविजन ऑफ लॉ, लो भैया। तो शुरुआत होती है इन दो से। तो प्रैक्टिकली हमने क्लास में पूरा पढ़ा इसके बारे में, किसे कहते हैं फॉरबिडन, किसे कहते हैं डिफीटेड द प्रोविजन ऑफ लॉ, है ना। सर वीडियो क्लियर नहीं है बेटा, वीडियो क्लियर नहीं, क्या बात कर रहा है? हाँ, अपने पड़ोस के टावर पर चढ़ जा बेटा, हाँ नेटवर्क नहीं आ रहा, यहाँ से क्लियर है बेटा। रौनक भी कह रहे वीडियो क्लियर नहीं है, भाई ऐसा क्यों बेटा? ना 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 ना, यहाँ तो सब कुछ परफेक्ट है। यहाँ तो इंटरनेट वाली आंटी भी कह रही है एक्सीलेंट कनेक्शन, बताओ। गुड भी नहीं बोल रही, वेरी गुड भी नहीं कह रही, एक्सीलेंट कनेक्शन बोल रही, कनेक्शन बोल रही है। हाँ, देखो मैं भी देख रहा हूँ अपने फोन पे, बताओ। यहाँ भी मुझे प्रॉपर प्रॉपर दिख रहा है, कैसी बात है? अब क्लियर है ना? हाँ अब क्लियर है चलो, हाँ मैं चेक करता रहता हूँ क्रॉस में कि हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे को, हाँ क्लियर है सर, ओके। सुनो भाई लोगों, बात करते हैं। तो आज के बाद क्या आप मुझे बताएंगे फॉरबिडन बाय लॉ और डिफीटेड द प्रोविजन ऑफ लॉ में क्या डिफरेंस है? टेल मी, कैसे पहचानोगे कि कोई क्वेश्चन फॉरबिडन बाय लॉ पे आया है या क्वेश्चन डिफीटेड द प्रोविजन ऑफ लॉ पे आया है? सोचो सोचो सोचो। सर सुनो ध्यान से बात को, लिसन टू मी। हाँ इंटरनल वाले एंटी पे असर है बात तो, हाँ। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी लॉ आपको फॉरबिडन वाली बात बोलता है, इसका मतलब, हालांकि फॉरबिडन का मतलब होता है जिसे लॉ ने करने से मना किया है, मतलब आई कैन यूज द वर्ड डायरेक्टली फॉरबिडन बाय लॉ। डायरेक्टली फॉरबिडन मतलब डायरेक्टली नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। सुनना ध्यान से बात क्या बोल रहा हूं, डायरेक्टली, जिसे डायरेक्टली एनफोर्स करने से मना कर दिया गया, नंबर वन। ना सिर्फ इतना, बल्कि विच इज ऑल्सो पनिशेबल, जिसके लिए पनिशमेंट भी है, पनिशेबल, विच इज ऑल्सो पनिशेबल अंडर द आईपीसी, किसी भी कोर्ट के अंदर आपके पास में, सिविल लॉ के अंदर। तो याद रखना, ऐसे अग्रीमेंट जिन्हें करने से मना किया है और जिन्हें करने पे पनिशमेंट है, मेरे लाल, जिन्हें करने पे पनिशमेंट है, उसे कहा जाता है फॉरबिडन बाय लॉ, याद रहेगा, उसे कहा जाता है फॉरबिडन बाय लॉ। एग्जांपल के लिए किडनैपिंग जैसे काम किस में आते हैं? भाई मैंने किसी को बोला, सुनना ध्यान से बात को, कि किसी बच्चे को किडनैप करना है, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा।
नाउ प्लीज टेल मी, जो अग्रीमेंट मैं कर रहा हूं, जो अग्रीमेंट मैं कर रहा हूं कि किसी बच्चे को किडनैप करना है, मैं तुम्हें किडनैपिंग के 5 लाख रुपए दूंगा। नाउ प्लीज टेल मी, क्या लॉ तुम्हें करने से अलाउ करेगा? आंसर इज नो। और क्या करोगे तो पनिशमेंट नहीं है क्या? पनिशमेंट भी है। तो इसे आप काउंट करोगे इसमें, अग्रीमेंट फॉरबिडन बाय लॉ में काउंट करोगे। एग्जांपल नंबर 2, भाई किसी का मर्डर हो रहा था, मैंने किसी को किसी का मर्डर करते हुए देख लिया। सुनो ध्यान से, मैंने किसी को किसी का मर्डर करते हुए देख लिया बेटा, देख लिया। अब बंदा मेरे को उसकी नजर, उस जो कातिल था उसकी नजर मेरे पे पड़ गई। मैं बोला भैया मैंने कुछ नहीं देखा, भैया मैंने कुछ नहीं देखा। बोला देखा है तूने? बोल, बताएगा जान से मार दूं। मैं बोला भैया एक काम करो, धंधे की बात कर लेते, 2 लाख रुपए दे दो मेरे को, मैं मुंह बंद करने का 2 लाख रुपए लेता हूँ। अब बोला 2 लाख रुपए दे दे, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। एक अग्रीमेंट कर रहा हूँ उसके साथ में कि मैंने मर्डर के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, 2 लाख रुपए दे दो। तो बता, ऐसा अग्रीमेंट जिसे लॉ ने करने से मना किया है, हाँ, और पनिशमेंट भी थी, हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे? फॉरबिडन बाय लॉ। तो आज के बाद याद रखना, अगर किसी भी क्वेश्चन को अप्लाई करना हो, चेक करना हो क्या वो अग्रीमेंट या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड या वॉइड वाली कैटेगरी में आता है, तो बेटा चेक कर लेना। दोनों अप्लाई हुए तो फॉरबिडन बाय लॉ। लेकिन दूसरा केस कौन सा है? हाँ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हाँ वही वाला सौरभ, एग्जैक्टली दूसरे पे आया। नंबर 2 इज कॉल्ड डिफीटेड द प्रोविजन ऑफ लॉ। सुनो सुनो सुनो, तो फॉरबिडन में क्या था? आई कैन यूज द वर्ड डायरेक्टली, जिन अग्रीमेंट को डायरेक्टली करने से मना किया है। यहां बोलूंगा मैं इनडायरेक्टली फॉरबिडन बाय लॉ। ऐसे अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जिन्हें डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली मना किया गया, इनडायरेक्टली फॉरबिडन बाय लॉ, जिन्हें इनडायरेक्टली मना किया गया करने से, बट नॉट पनिशेबल, बट लेकिन उनके लिए पनिशमेंट नहीं है, मतलब जेल नहीं होगी, नहीं बेटा नहीं होगी, बट नॉट पनिशेबल। ऐसे अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जिन्हें करने से तो मना किया है लेकिन उनको करने पे बाद में पनिशमेंट नहीं मिलने वाली, से कहते हैं डिफीटेड द प्रोविजन ऑफ। सर एग्जांपल दो। रूपा गुड इवनिंग बेटा, एग्जांपल दो। हाँ हाँ, वो नहीं होगा बेटा, यस। तो याद रखना इन दोनों में डिफरेंस ये है कि मुझे पता है तुम्हें दिक्कत इसमें आती होगी, इसलिए समझ लो ध्यान से बात को अभी से। दोनों आया कौन सा? फॉरबिडन प्लस पनिशमेंट, फॉरबिडन बाय लॉ बोलते हैं। सर डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉरबिडन बट नॉट पनिशेबल, तो बोलते हैं डिफीट। एग्जांपल दो, इसका मैं एग्जांपल। लो भैया एग्जांपल दे रहा हूँ, रिप्लाई करना, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से, है ना? सबके सब रिप्लाई करेंगे, मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। हाँ पूछो पूछो पूछो, पूछ रहा हूँ बेटा पूछ रहा हूँ। एक बात बताओ, सुनना बेटे, बड़ी प्यारी बात पूछूंगा, क्वेश्चन दे रहा हूँ, सुनना चेक करना। ऐसा रिवीजन कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ, सुनो ध्यान से, लिसन टू मी। यहाँ पर एक व्यक्ति है बेटा, इसका नाम क्या पता है? इसका नाम है चोर। इसके मम्मी पापा ने इसका नाम भी चोर रखा, बोला हमारा बेटा बड़ा कोई चोर बनेगा, वही कहानी है ये। तो इसका बच्चे का नाम है चोर। अब क्या हुआ, अक्सर हम लोग सुनते हैं कि ऑक्शन सेल होती है, ऑक्शन होती है, नीलामी होती है ना। तो गवर्नमेंट ने एक ऑक्शन रखा, सुना ध्यान से बात को, एक कहानी सुनना और फिर मुझे रिप्लाई करना। लेट्स सपोज क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है, समझ में आएगा तुमको, और फिर बताना इसमें आएगा इसमें आएगा, ठीक है? तो एक बंदा है चोर, इसका नाम है। तो क्या किया गवर्नमेंट कुछ सामान की, कोई प्रॉपर्टी की, कोई लैंड की डीलिंग कर रही थी। तो गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर लैंड की ऑक्शन रखी बेटा। तो ये जो चोर था, चोर नाम का व्यक्ति था, ये भी उस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने पहुंच गया। ये चोर भी उस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने पहुंच गया। विजय माल्या की बात कर रहा हूं, सुनो ध्यान से। ये भी वहां पर पार्टिसिपेट करने पहुंच गया। वहां पर बिडिंग चल रही है, बोली चल रही है, 50 लाख रुपए वाला, 70 लाख रुपए वाला, 1 करोड़ रुपए वाला, 2 करोड़ रुपए। ये लगातार बिडिंग को बढ़ाया जा रहा था और बिडिंग करते करते ये उस लैंड की वैल्यू को ले गया 5 करोड़ रुपए तक। इसके हाथ में, इसके पास में 2 करोड़ रुपए थे टोटल मिला के, लेकिन इसने 5 करोड़ तक की बिडिंग लगा दी। सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं, इसने 5 करोड़ तक की बिडिंग लगा दी मेरे लाल। अब क्या हुआ? अब ऑक्शन सेल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर आपने कोई चीज की बिडिंग लगा दी और आपका एक्सेप्टेंस हो गया, तो आपको वहां से एक टाइम पीरियड मिलता है कि इस टाइम के अंदर अपना पैसा चुका देना और लैंड आपके नाम हो जाएगी। बोला ठीक है भैया। इसे 15 दिन का समय मिला कि 15 दिन में 5 करोड़ दे दो और लैंड आज से आपकी, ठीक है? बट पैसा तो नहीं था इसके पास में, पॉकेट खाली है इसकी, 2 करोड़ रुपए घूम रहा है। अब हुआ क्या, गवर्नमेंट ने एक बार ऑप्शन दिया, फिर भी पेमेंट नहीं कर पाया। फिर गवर्नमेंट ने बोला ले भैया 30 दिन का टाइम और ले ले, लेकिन पेमेंट दे दे। ये तब भी नहीं दे पाया। तो ऐसे ही केस में क्या होता है, तो गवर्नमेंट लगातार आपको नोटिस भेजती रहती है पेमेंट करने के लिए, और आप तब भी पेमेंट नहीं कर पाते।
तो ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या करती है, उस व्यक्ति को, उस पर्सन को डिफॉल्टर डिक्लेयर कर देती है बेटा, डिफॉल्टर। क्या आज से तुम डिफॉल्टर हो, तुमने डिफॉल्ट किया है, जब लेना नहीं था, तुम्हारे बस की नहीं थी, तो क्यों आए थे ऑक्शन में, समझ रहे हो, मना कर दिया। तो आज के बाद चोर जो पर्सन था, इसको डिफॉल्टर डिक्लेयर किया जा चुका है। अब क्या हुआ, चोर को ये बात दिल पे लग गई, बड़े दिनों तक इंतजार करता रहा कि पैसा आएगा और मैं इनके मुंह पे पैसा मार के ले लूंगा जमीन, लेकिन डिफॉल्टर डिक्लेयर हो गया, इसका मतलब अब चोर उस लैंड को नहीं खरीद सकता। अब हुआ क्या, कुछ टाइम के बाद में अब वो लैंड बिकी भी नहीं, ना इसकी हुई ना किसी और की हुई। अब हुआ क्या, चोर के पास कुछ टाइम बाद 5 करोड़ रुपए आ गए, और चोर ने तुमको बोला कि काम कर, एक पर्सन था और था, क्या नाम था, चोर ने चिंटू को बोला, चिंटू एक व्यक्ति, चोर ने चिंटू को बोला कि क्वेश्चन पूछूंगा, रिप्लाई करना लगेगा, रिप्लाई चाहिए मेरे को इसके ऊपर। हाँ हाँ, नाम भी बड़ा बड़ा डेंजर ढूंढा है ना, देखो नाम ही तो है बेटा, भावनाओं की कदर करो बेटा। चोर ने चिंटू नाम के एक व्यक्ति को बोला, दोस्त था इसका, कि देख भाई चिंटू, अब वो गवर्नमेंट ने मुझे डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया, लेकिन एक काम कर, तू जाके 5 करोड़ रुपए पकड़, तू गवर्नमेंट को ये 5 करोड़ दे दे और प्रॉपर्टी खरीद ले, गवर्नमेंट से 5 करोड़ में प्रॉपर्टी परचेज कर ले, और तू खरीद लेगा और मैं तुझसे खरीद लूंगा। अक्सर लोग दिमाग लगाते हैं ना ऐसा करके, डायरेक्टली नहीं खरीद सकता तो क्यों ना इनडायरेक्टली खरीद लेता हूं। नाउ प्लीज टेल मी कि अगर चिंटू ने खरीद भी ली लैंड गवर्नमेंट से, तो क्या फिर जो चोर है वो चिंटू से खरीद पाएगा? क्या चोर और चिंटू के बीच में जो अग्रीमेंट बनेगा वो अलाउड है? टेल मी यस और नो। हाँ, मेरे घर के सामने चोर रहता है, नालायक उसका नाम चोर है, वेरी गुड, नाइस। हाँ, बड़े अजीबो गरीब नाम सुन चुका हूँ बेटा मैं, केला देवी, संतरा देवी, कैसे कैसे नाम थे। हाँ, यस, नो, एग्जैक्टली, क्यों, तो किस में काउंट करोगे बताओ? अगर ये दोनों आपस में अग्रीमेंट कर भी लेते हैं जमीन खरीदने को लेके, तो ये फॉरबिडन बाय लॉ में आएगा या डिफीटेड द प्रोविजन ऑफ लॉ में आएगा, या जेल भेजोगे इसको? आप बताना मुझे, टेल मी, is it a part of defeated the provision of law or forbidden by law? Tell me, बताओ। हाँ, जय श्री राम बेटा रौनक, वेलकम। इनडायरेक्टली है, एग्जैक्टली डिफीटेड में आएगा। तो बताओ, आज के बाद याद रहेगा? सर एक एग्जांपल और दे दो, और दूं, और ले लो, एग्जांपल कमी नहीं हमारे पास में, सुनो ध्यान से, और लूं। इंडिया के अंदर अडॉप्शन, बच्चे को गोद लेना, अले ले 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 ले, गोद मतलब वो नहीं गोदी में लेना ना, किसी के बच्चे को गोद लेना इंडिया में, अडॉप्शन इज वैलिड, डू यू नो दिस? द एग्रीमेंट फॉर अडॉप्शन इज वैलिड, वैलिड है, करते हैं लोग। बट मुझे बताओ, अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हो, बदले में पैसा दे रहे हो, वो खरीदना हो गया ना बेटा, तो अडॉप्शन ऑफ चाइल्ड फॉर मनी, ये किसका पार्ट बनेगा? फॉरबिडन बाय लॉ या डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ? टेल मी, जेल थोड़ी है। हाँ हाँ, जैसे कंपनी पैदा होती है ना, लाइक वो नहीं, हाँ वो अलग है। टेल मी, बताओ मुझे, adoption of child for money is a part of defeated or forbidden? जवाब दो, वेरी गुड, समझ में। अंकित, नो बेटा, फॉरबिडन नहीं, पनिशमेंट नहीं, उसमें ध्यान रखना, जेल नहीं जाता बंदा। किसी का बच्चा अगर आप अडॉप्ट कर रहे हो और बदले में पैसा दे रहे हो, तो उसे लो डिफीटेड द प्रोविजन ऑफ लॉ में काउंट करता है, नो की फॉरबिडन के। बोलो क्लियर है? कशिश क्लियर रहेगा बेटा? क्लैरिटी रखो, इसलिए रिवीजन करवा रहा हूं आप लोगों को प्रोविजंस का, क्या है? तो ये था बेटा हमारे पास पहला पार्ट, जो कि ये रहा हमारे पास में, हम लोग पढ़ चुके हैं मेरे लाल, फॉरबिडन बाय लॉ हमारा हो गया, और हमने कर दिया डिफीटेड दी प्रोविजन ऑफ लॉ वाला प्रोविजन भी कर लिया। बोलो क्लियर हुआ? और बुक के अंदर जो बुक्स है उसमें तो आपको एक्स्ट्रा एग्जांपल दे रखे हैं बेटा पढ़ने के लिए। हाँ, नीरज अलाउड नहीं है मेरे लाल, इनडायरेक्टली, एक बार बंदा डिफॉल्टर हो गया तो डिफॉल्टर को दोबारा से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती मेरे लाल, लॉ ने मना किया है, मना किया तो मना किया। अब बता, हाँ, क्या बोलेगा, क्यों मना किया है, देना पड़ेगा? लो कहता नहीं ना, लो ने कहा नहीं मतलब नहीं, खत्म, समझा? लॉ से ऊपर कुछ है ही नहीं मेरे लाल, देश के अंदर कुछ नहीं है, ना प्राइम मिनिस्टर ना प्रेसिडेंट, कुछ नहीं है। हाँ, तो ही सुप्रीम है मेरे लाल। यस बेटा, नहीं मिलता, एग्जैक्टली सो रहा है ना गाइस। चलिए आगे आते हैं। अब नंबर आया दो प्रोविजन का और, वन इज टर्म्ड एज डिफ्रॉडिंग, अग्रीमेंट टू डिफ्रॉड समवन, दूसरा बोलूंगा इंजरी और टू ए पर्सन ऑफ प्रॉपर्टी। क्या बोल रहा हूं, अब दिखाता हूं। अगले प्रोविजन को रिवाइज करते हैं, दोनों क्लियर है गाइस? क्या इन दोनों प्रोविजन में कोई डाउट है? हाँ, लो में ऊपर, लो से ऊपर अपने लिए लो के बाबा है। नालायक, मैं भी नहीं हूं बेटा, ना ना ना, यस बेटा क्लियर है।
बेटा अंकित, कोई अदर पर्सन ले सकता है, उसको नहीं मिल सकता वापस। फैमिली मेंबर दिला देगा, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके नाम पर ट्रांसफर नहीं हो सकती वो प्रॉपर्टी डिफॉल्टर होने पर। लो है बेटा, ठीक है, ओके। आइए बेटा, अगला प्रोविजन। अगले, अब मैं आज दो दो प्रोविजन साथ लिखवा रहा हूँ नालायक को, इससे रिवीजन क्या होगा तुम्हारा। सी पार्ट लिख रहा हूं, एग्रीमेंट टू डिफ्रॉड समवन। डिफ्रॉड बोलते हैं फ्रॉड करने को, फ्रॉडुलेंट पर्पस को बोलते हैं। तो वो डिफ्रॉड मतलब फ्रॉडुलेंट पर्पसेस, फ्रॉड करने के पर्पस से किया गया कोई भी अग्रीमेंट। नंबर वन, एग्जांपल दूंगा इसके ऊपर मैं। और डी पार्ट, अग्रीमेंट इन्वॉल्व्स इंजरी और डैमेजेस। अग्रीमेंट इन्वॉल्व इंजरी और डैमेजेस। गाना गाओ बेसिक आवाज में, इंजरी और डैमेजेस टू ए पर्सन और प्रॉपर्टी। डैमेजेस टू ए पर्सन और प्रॉपर्टी। आज तो बड़ा प्यारा प्रश्न पूछूंगा इसके ऊपर मैं आपसे, और अभी बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में कि बिना शादी के किसी के साथ रहने के लिए किया गया कॉन्ट्रैक्ट भी किसमें आता है। हाँ, पैसा लेके, यस। रूपा बेटा देख, ऑलमोस्ट हमारा लीगैलिटी चल रहा है। अब ब्रीच आएगा इसके बाद में, परफॉर्मेंस ब्रीच, दो पार्ट और बचेंगे। फिर जो एजेंसी वाला पार्ट है वो अलग से पढ़ेंगे हम लोग, इंडेमनिटी अलग से पढ़ेंगे। हाँ, वो अलग पार्ट है बेटा। बेशक बिजनेस लॉ का पार्ट है, इसको अलग से पढ़ेंगे। हाँ, ठीक है, ओके। तो दो क्लास और इसके ऊपर। चलो अब बात समझते हैं। सुनो भाई लोगों, बात कर लेते हैं। डिफ्रॉडिंग समवन और इंजरी और डैमेजेस टू पर्सन प्रॉपर्टी है, क्या मतलब हुआ इसका, आओ बताता हूं। सुनो 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 सुनो। बोला भैया, ऐसे कोई भी अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जिसका पर्पस था फ्रॉड करना, फ्रॉड करना, टू फ्रॉड समवन, टू फ्रॉड समवन। मुझे बात बताओ, नॉर्मली एक बात सुनना, नॉर्मली आप जब फ्रॉड की बात करते हो, सेक्शन नंबर 17 की बात करते हो, देखो यहां पर टेक्निकल पॉइंट लॉ में समझ लो, नहीं पढ़ा होगा गारंटी आप लोगों ने तरीका, ये पार्ट नहीं पढ़ा होगा इस तरीके से, सुन लो ध्यान से। जनरली जब हम लोग फ्रॉड की बात करते हैं तो हम बोलते हैं फ्री कंसेंट की बात कर रहे हैं, और वहां पर हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 17 फ्रॉड में क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। और यहां पर क्या हो रहा है, वॉइड। ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई, बताओ ना। सेम सेक्शन सेम पार्ट, कहीं पे वॉइड कहीं पे वैलिड, ये तो क्या हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब सुनो बात ध्यान से, फ्रॉड का मीनिंग अलग है। अब यहां मैं बोल रहा हूं एक ऐसा अग्रीमेंट जिसका मेन पर्पस फ्रॉड करना है। एग्जांपल दो, एग्जांपल, मुझे बात बताओ, दिल्ली के अंदर, दिल्ली के आसपास के इलाकों में काफी सारी प्रॉपर्टी खाली पड़ी हुई है, वैकेंट प्रॉपर्टीज है। वैकेंट प्रॉपर्टीज बोलते हैं बोगस प्लॉट, क्या बोलते हैं, बोगस प्लॉट। बहुत सारे ऐसे प्लॉट हैं बेटा जो खाली पड़े हुए हैं। अक्सर आप लोग अपने घर के आसपास देखते हैं ना, खाली प्लॉट है, खाली प्लॉट है, किसी का नहीं है, किसी का नहीं है। बताओ जो किसी का नहीं वो किसका होता है, जो किसी का नहीं वो किसका माना जाता है। हाँ, लोग के ऊपर ब्रह्म, हाँ वो है ब्रह्मदेव, सीधे नालायक। बताओ, जो किसी का नहीं वो प्रॉपर्टी किसकी होती है मेरे लाल, गवर्नमेंट की होती है, गवर्नमेंट की होती है। अब नाउ प्लीज टेल मी, अग्रीमेंट टू सेल ए बोगस प्लॉट, टेल मी एन अग्रीमेंट। आपने किसी पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट किया, अग्रीमेंट किया टू सेल, कि मैं तुम्हें एक खाली प्लॉट बेचूंगा, टू सेल बोगस प्लॉट, बोगस प्लॉट इन दिल्ली फॉर ₹50 लाख। जवाब दो बेटा मुझे, ऐसा कोई अग्रीमेंट कि आप कोई खाली प्लॉट किसी और का, किसी का भी नहीं है, और बेच रहे हो, तो क्या ये अलाउड है? पहली बात तो बोगस प्लॉट गवर्नमेंट का होता है, जो खाली जमीन है सारी गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट से बिलोंग करती है मेरे लाल। तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी तुम बेचने की बातें कर रहे हो। जवाब दो, क्या ये यहां पर आपको पता है वो किसी के, मेरा नहीं था, आप बेच रहे हो, तो क्या लो यहां पर आपके उस प्लॉट को, उस जमीन को, उस ऑब्जेक्ट को, उस कंसिडरेशन को, उस कंसिडरेशन को, शॉर्ट में बोलता हूं कंसिडरेशन, अमाउंट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, प्लॉट, तो बताओ क्या ये बेचना लॉफुल कैटेगरी में आएगा? नो सर, इट इज अनलॉफुल। तो जब ये अनलॉफुल होगा मेरे लाल, तो इससे बनने वाला कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट भी क्या होगा, वैलिड या वॉइड? इज वॉइड, ये वॉइड कहलाए। बोला क्लियर हुआ? बोलो भैया क्लियर है, जोर से बोलो भैया क्लियर, भैया क्लियर, भैया क्लियर है ना। हाँ। अपने यहाँ तो पीडब्ल्यू की जगह पे कब्जा कर लिया सर नालायक। डन, क्लियर है, आ गया है, वॉइड रहेगा। आगे आते हैं, अगला पार्ट। बट एक बात बताओ, पूछ रहा हूं आपसे, ठीक है, 5 लाख रुपए दूंगा एक बंदे का ना, एक बंदे के हाथ पैर तोड़ने, कैसी बातें कर रहे हो सर, तौबा तौबा तौबा, एग्जांपल दे रहा हूं नालायक को।
एन एग्रीमेंट टू बीट समवन फॉर सम रुपीज, किसी बंदे को पीटने की बातें कर रहा हूं, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान करने की बातें कर रहा हूं। नाउ प्लीज टेल मी, ऐसे एग्रीमेंट को, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को किस कैटेगरी में काउंट करोगे? क्या यहां पर किसी के साथ मारा पीटी करना, हाँ, किसी की टांगे तोड़ देना, बेटा बताओ, जवाब दो। क्या ऐसे पार्ट, ऐसे एग्रीमेंट, क्या इंजरी टू ए पर्सन नहीं आएगा क्या? और क्या ये लॉफुल होगा? आंसर इज नो, इट इज अनलॉफुल। हाँ या ना बताओ। और जब अनलॉफुल होगा तो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होगा? वॉइड होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछूं? आगे ये तो पता, तुमको पता था, मुझे पता अनलॉफुल बोलोगे। अगला बताओ बेटा, मेरी बुक बिकी हुई है, सुनना ध्यान से, जो मेरी बुक्स पब्लिश हो रखी हैं, तो मेरी बुक्स को इंडिया के लीडिंग पब्लिकेशन ने पब्लिश किया हुआ है, ठीक है? मतलब इसका मतलब वो इंडिया के हर एक स्टेट में, हर एक शहरों में बिकती है, ठीक है, हर बुक स्टोर में मिल जाती है। एक जवाब दो मुझे, कॉपीराइट इशू है उस बुक के ऊपर, कॉपीराइट, कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो मेरी बुक पे एक राइट है, तो कॉपीराइट इशू है। तो कॉपीराइट जो इशू है, तो जवाब दो, कॉपीराइट भी तो प्रॉपर्टी होती है। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स होते हैं ना, क्या है? इन्हें प्रॉपर्टी बोलते हैं। इन प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सच काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज नोन एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको लीगल लैंग्वेज में। तो जवाब दो, किसी की कॉपीराइट के अगेंस्ट में, अगेंस्ट दी कॉपीराइट, अगर कोई बंदा बुक प्रिंट करता है, सोचते ना कई बार कि अगर छाप ली तो क्या हो जाएगा। अगर किसी की कॉपीराइट के अगेंस्ट में कोई बुक पब्लिश की जाती है, प्रिंट की जाती है, द प्रिंटिंग ऑफ बुक्स अगेंस्ट द कॉपीराइट, बात बताओ, क्या ये किसी पर्सन की प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, है फिजिकल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में एक्शन नहीं बनेगा? बताओ बताओ, वेरी गुड बेटा, चिराग एग्जैक्टली। तो बताइए, प्रिंटिंग ऑफ बुक्स अगेंस्ट द कॉपीराइट इज ए पार्ट ऑफ लॉफुल कंसिडरेशन और अनलॉफुल कंसिडरेशन? सोचो 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 सोचो। लाइक को इतने लोग देख लो, लाइक तो कर दो, है हद हो गई। तुम्हें बोलना पड़ता है हिला हिला के, बेटे लाइक कर दे, ऐसे करके, है ना लाइक को। वेरी गुड, तो आंसर क्या बना? एग्जैक्टली, दैट इज कॉल्ड अनलॉफुल कंसिडरेशन, एंड हैंड द एग्रीमेंट विल बी वॉइड। नहीं कर सकते ऐसा, नहीं कर सकते। बोलो क्लियर हुआ? तो बेटा चार प्रोविजन क्लियर इसके ऊपर, समझ में आया? वेरी गुड, अनलॉफुल 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 अनलॉफुल, डन, क्लियर। आगे बढ़ू, चलिए, एक दो तीन चार, आगे आओ। अगला प्रोविजन बड़ा प्यारा है, तुम्हारा फेवरेट बनता है, मुझे पता तुम्हें ऐसे चाहते हैं। हाँ, अगली बात पढ़ाऊंगा इमोरल के बारे में बेटा। ये हो गया फ्रॉडुलेंट वाला पार्ट, चलो भैया। इंजरी वाला पार्ट भी हो गया, हाँ ये वाला पार्ट भी हो गया, देखो ये रहा, टन 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 टन, ये भी। आगे आता हूं, नेक्स्ट रिवीजन करते हैं। लो भैया, एक वर्ड आया बेटा, बड़ा प्यारा वर्ड है, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। यहां पर मैं इसको दो पार्ट में पढ़ाऊंगा, इमोरल अलग पढ़ाऊंगा, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी अलग पढ़ाने वाला हूं, ठीक है? सुनो 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 भाई लोगों, बताओ। हाँ हाँ, मैंने एक को शेयर किया है, बेशरम ऑफलाइन है सौरभ नालायक। सुनो, चलो बेटा, तुम ही तो आर्मी हो हमारी, आओ सुनो भाई लोगों, बात कर लेते हैं। सुनो सुनो, तो डी के ए बी सी डी ई बनाता हूं, ई में लिखता हूं। ई कह रहा हूं बेटा, इमोरल अग्रीमेंट्स। अब सुनना, यहां पे एग्जांपल दूंगा बड़े प्यारे प्यारे। इमोरल अग्रीमेंट्स एक्चुअली हिंदी में बोलते हैं अनैतिक, मतलब नॉर्मली ऐसे अग्रीमेंट जो सोसाइटी के अगेंस्ट में होते हैं। इलीगल नहीं बोला मैंने, ना 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 ना, इलीगल नहीं बोला मैंने, बोला इमोरल। मोरल नहीं है, एथिक नहीं है, अनैतिक है। अनैतिक का मतलब क्या है? ऐसे कोई भी एग्रीमेंट जो सोसाइटी की जो कल्चर है, जो वेलफेयर पार्ट है, उसके अगेंस्ट में चलता है, उसकी एथिक्स के अगेंस्ट में चलता है, उन्हें नो, सुन लो पहले, मीनिंग एग्जांपल दूंगा, बताना मुझे। उन्हें कहते हैं इमोरल अग्रीमेंट्स, ठीक है? तो नॉर्मली लोग कहते हैं भैया जो इमोरल अग्रीमेंट होते हैं वो अनलॉफुल होते हैं, वॉइड होते हैं। बच्चा कहता है हाँ हमें समझ में आ गया। कितना समझ में आया तुमको, बताओ? कैसे डिफरेंशिएट करोगे? अनलॉफुल है और हैंस वॉइड है, ठीक है, समझ में आता है। बट आई एम गिविंग यू टू एग्जांपल्स हियर, जो कि फेमस एग्जांपल है इसके ऊपर। द पार्ट इज, वन इज कॉल्ड अग्रीमेंट फॉर कनकबिनेज, नाम सुना है इसका? अग्रीमेंट फॉर कनकबिनेज। एंड दूसरा है अग्रीमेंट फॉर प्रोस्टिट्यूशन पर्पस, वैश्यवृत्ति, जिस्म फरोशी का धंधा। तो वर्ड सुनना, वन इज कॉल्ड कनकबिनेज, अनदर इज कॉल्ड प्रोस्टिट्यूशन। ये दो अग्रीमेंट्स के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, सुनना ध्यान से बात को, पूछता हूं आप लोगों से। द वर्ड कनकबिनेज क्या है और कहां से स्टार्ट हुआ?
ये कहानी है बेटा इंग्लैंड की। इंग्लैंड में बहुत साल पहले वहां पर वहां के एक पेरेंट, एक पापा थे, एक फादर ने इकलौती बेटी थी। तो बेटी किसी से प्यार करती थी, तो बाप बोला शादी नहीं कराऊंगा, लड़के के साथ रह ले, लड़के को पैसा दूंगा मैं। अब सुनना, मतलब कनकबिनेस का मतलब क्या होता है मेरे लाल? इसका मतलब होता है बिना शादी के किसी के साथ रहने के लिए किया गया कॉन्ट्रैक्ट। लिविंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं? बिना शादी के किसी के साथ, किसी के साथ रहने वाला कॉन्ट्रैक्ट, साथ रहने के लिए किया गया कॉन्ट्रैक्ट, रहने के लिए किया गया कॉन्ट्रैक्ट। वो किसके लिए? पैसे के बदले, पैसे के बदले, मनी। जो साथ रहेगा उसे पैसा मिलेगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को, ऐसे एग्रीमेंट को बोलते हैं बेटा अग्रीमेंट फॉर कनकबिनेज। क्या बोलते हैं? अग्रीमेंट फॉर कनकबिनेज, नाम है इसका, कनकबिनेज। तो उस टाइम पर वो एक अग्रीमेंट एक फादर ने किया अपने बेटी के बॉयफ्रेंड के साथ में कि साथ रह ले, शादी नहीं कराऊंगा। बाद में क्या हुआ, कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ, तो उसके फादर ने उस लड़के को पेमेंट करने से मना कर दिया। लड़का कोर्ट पहुंच गया बेटा, कोर्ट, ये रियल बता रहा हूँ। लड़का कोर्ट पहुंच गया, कोर्ट में जाके लड़के ने पैसा मांगा। बोला देखो जी, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, अग्रीमेंट किया था, इनकी बेटी के साथ रह के शादी नहीं करूंगा बट पैसा मेरे को मिलता रहेगा। नाउ प्लीज टेल मी बेटा, कनकबिनेस का मतलब यही होता है जो लिखवाया मैंने, रिमेंबर? लेटिन लैंग्वेज वर्ड ना बेटा। कैसे इसका हिंदी बता दो तेरे को, हिंदी लिखवा दो क्या भाई? अब बता इससे जरा क्या करो हिंदी में, अब फ्रेंच लिखवाऊं तेरे को मैं? फ्रेंच जापानीज लिखो नलायक। तो वर्ड सुनो, इसका मतलब ये बेटा बिना शादी के किसी के साथ रहने के लिए किया गया कॉन्ट्रैक्ट, पैसे वाला। नाउ प्लीज टेल मी, ऐसे एग्रीमेंट को लॉ ने उस टाइम पर इमोरल घोषित किया और बोला भैया ऐसे कोई एग्रीमेंट जो भी होंगे वो इमोरल कहलाएंगे, और इमोरल होगा तो अनलॉफुल कैटेगरी में आएगा। अनलॉफुल है तो एग्रीमेंट क्या हो जाएंगे? वॉइड, अनएनफोर्सिएबल बाय लॉ, नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ। लॉ इन्हें बनाने के लिए अलाउ नहीं करता। सोरो नाला कह रहा स्पेनिश में बात करो। हाँ स्पेनिश, खुश, स्पेनिश 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 नालायक। जाने गाइस, एक पार्ट। दूसरा एग्रीमेंट कौन सा है? अग्रीमेंट फॉर प्रोस्टिट्यूशन, वैश्यावृत्ति के लिए बेटा, जिस फरोसी का धंधा करने वाला। तो अब बताओ मुझे, आपने अपना घर, या किसी ने पर्सन ने अपना घर एक ऐसे पर्सन को दे दिया जो यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशनल एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, तो वहां मुझे बताओ क्या जिस पर्सन के साथ में तुमने ऐसा एग्रीमेंट किया, उसको ऐसे किसी काम के लिए अपना घर दिया, तो लोग कहता है क्या आपको उस पर्सन से रेंट लेने का भी हक बनता है क्या? कि क्या तुम उससे लीगल तरीके से अगर रेंट रिकवर करना चाहो और वो रेंट ना दे तो क्या तुम उससे रेंट रिकवर कर पाओगे? तो कहता नहीं भैया, ये भी क्या होगा, इट इज ए पार्ट ऑफ इमोरल अग्रीमेंट और अनलॉफुल होता है ये, एंड हेंस वॉइड। बोलो याद रहेगा, घर खाली करवा लो वही बड़ी बात है, पैसा तो भूल ही जाओ बेटा। अगेन द वॉइड। बोलो क्लियर हुआ? हाँ, नया वर्ड सीखने को मिला। हाँ रूपा, एग्जैक्टली पार्ट है बेटा इसका, हाँ इसलिए बढ़ाया मैंने। हाँ हाँ सोरोना लायक। चले आगे बढ़े, एक दो क्लियर है। अगला अब आता है, अब जो आएगा बेटा उसके ऊपर ही कंप्लीट चैप्टर है। अब इसका नाम ले रहा हूं, उसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो हमें पढ़ने हैं अभी इस टाइम, रिवाइज करने, उन्हें मिस मत करना किसी भी हाल के अंदर, है ना? रौनक कह रहा है, वंस अगेन रिप्लाई कर दो बेटा। इन शॉर्ट, वैश्यावृत्ति बोलते हैं हिंदी में इसको, जिस्म फरोशी करना, जिस्म बेच के पैसा कमाना, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या होता है, तो ऐसे केसेस के अंदर अगर ऐसे पर्सन से आपने कोई एग्रीमेंट किया है तो लो उन एग्रीमेंट को इमोरल बोलता है। जहां पे आप उनको कोई अपना प्लेस दे रहे हो, घर बेच दे रहे, रेंट पे दे रहे हो, तो वहां पर अगर रेंट लेना भी चाहो और वो देने से मना कर दे तो आप उनसे रेंट लीगली भी रिकवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि लो ने इन्हें, इन लोगों के साथ प्लेस को लेकर किया गया अग्रीमेंट को इमोरल घोषित किया है बेटा, और हेंस वॉइड। बोलो क्लियर है रोने? डन बेटा, ठीक है? चलो आगे आते हैं। द नेक्स्ट वन इज, लो बेटा ये भी हो गया खत्म है, इतनी जल्दी खत्म हो गया बेटा, क्या करूं बताओ, क्या घुस जाऊं इसके अंदर, अब बताओ, है ना? आओ नेक्स्ट, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बताओ, रिवीजन हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है सर, हो रहा है, अच्छे से हो रहा है। चलो अब आया बेटा उसका नाम जिसका तुम्हें था इंतजार, आ गई हो घड़ी बेटा। नाम है बेटा अग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर समझ लिया तो क्लैरिटी मिल गया, एग्जाम में क्वेश्चन भी हो जाएंगे तुम्हारे पास में। हाँ सर, हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं था, वेरी गुड, आज पढ़ लिया ना बेटा, तभी तो रिवीजन है। हाँ और क्या, मैं सब पढ़ा हुआ, टेंशन लेने का बेटा, अपन छोड़ने का नहीं कुछ भी। तो बात करते हैं बेटा अग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में क्या क्या चीजें आती हैं, किन किन चीजों को लिया जाएगा।
तो आइए थोड़ी बात करिए, इसका पूरा पार्ट रिवाइज कराता हूं मैं कि भैया एलियन एनिमी किसे कहते हैं, इसकी हम पहले बात कर चुके हैं। कमिटिंग क्राइम, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, मेंटेनेंस, चैम्पर्टी, रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज, ट्रेड, लीगल प्रोसीडिंग्स, सारी बातें करता हूँ। ठीक है, आओ बात करते हैं। हाँ, तो तारे सितारे बना दो, वेरी गुड, ले बेटा तारे सितारे बनाए, पता है उसको जिसे हम मोस्ट इंपोर्टेंट कहते हैं, वो बनता है हमारे 5 स्टार टॉपिक। ओके, आओ लीजिए बेटा लीजिए। तो बात कर ली जाए अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी वाले पार्ट को, रिवाइजिंग को लेके। तो ई पार्ट तक क्लियर है, बताओ क्या इमोरल अग्रीमेंट तक कोई दिक्कत किसी को है? हाँ, बस नलायक ये मत लिखना कन कमीने दोबारा बता दो। हाँ, मैं नहीं बता रहा। हाँ, आओ चलो आगे आते हैं। तो लीजिए बेटा, अब मैं आपके प्रोविजन को स्टार्ट कर रहा हूं। ई के बाद आया एफ, एंड एफ इज द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। आफ्टर दिस चैप्टर विल बी ओवर, खत्म हो जाएगा ये। हाँ हाँ सर, इसलिए आपकी शरण में आए हैं। रूपा जा रही है बेटा, कृपा जा रही है। हाँ सर, मैराथन है आपका मेरे पास, मैंने देखा है 5 घंटे का। नाइस, दोबारा लेंगे हम लोग इस बार बच्चों के लिए। आओ सुनो भाई लोगों, बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रोविजन है बेटा अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। मैं चाहूंगा हर बच्चा इस वाले टॉपिक पे ध्यान लगाए रखे। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। सुनो 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 सुनो। While somebody is saying oppose to public policy, तो अपोज का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट। ये मतलब होता है अपोज का मतलब क्या? तुमने मेरे को अपोज किया मतलब अगेंस्ट खड़े हो मेरे, समझ रहे हो? तो अगेंस्ट दी पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या है? कृतिका कह रही है लो के लिए कोई टेस्ट सीरीज नहीं मिले। बेटा डाली हुई है, क्या बात कर रहे हो? डल चुकी है। वेबसाइट पे जाओ, प्रॉपर वीडियोस अवेलेबल है लाइक। हाँ, सीओसी एजुकेशन की वेबसाइट पे जाके आप अपने टेस्ट को दे सकते हो बेटा। ऑलरेडी वहां पे सभी सब्जेक्ट के टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। प्रैक्टिस करो, आंसर भी दिए हुए हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, तैयारी हम यहाँ पे करवा ही रहे हैं, वहां प्रैक्टिस कर लो, खत्म हो गया। हाँ देखो रूपा ने कहा है। आओ तो लीजिए मेरे लाल, बात कर लेते हैं। अपोज मतलब अगेंस्ट दी पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी मतलब आम जनता के अगेंस्ट में जो भी अग्रीमेंट बनाए जाएंगे वो सारे अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कैटेगरी में आएंगे। प्लीज 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 सुन लो जो बोलने वाला हूं मैं। ऐसे कोई भी अग्रीमेंट, थैंक यू बेटा, ऐसे कोई भी अग्रीमेंट जो आम जनता के अगेंस्ट में होंगे उन्हें अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कहा जाएगा। अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कहा जाएगा। ऐसे सारे अग्रीमेंट अनलॉफुल कैटेगरी के होते हैं, इसलिए अनलॉफुल कैटेगरी के होते हैं, ठीक है, इसलिए ये वॉइड होते हैं। लेकिन यहां पर कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट भी आएंगे जहां पर कुछ केसेस वैलिड भी होते हैं। आओ बताता हूं कौन कौन। तो वन बाय वन सबका नाम लूंगा, समझाऊंगा, रिवाइज कराता हूं, ठीक है। क्लास में अभी रिवीजन ले रहा हूं, रिवीजन पॉइंट से समझाऊंगा। डिटेल में क्लास में करवा चुका हूं, ठीक है, ओके। हाँ आओ, कि पेड क्लासेस में प्रॉपर डिटेल में लिखवा के कराया मैंने, प्रॉपर एग्जांपल क्वेश्चन सब कराया क्लास में, ठीक है। आओ सुनो ध्यान से। तो पहला पॉइंट आता है ए पार्ट। एफ का ए नहीं लिखते, इसको वन बनाते हैं। लो भैया पहला, सुनते रहना, स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। नंबर 1 बोला, पहला अग्रीमेंट विद एलियन एनिमी। सबसे पहला कौन सा है? अग्रीमेंट विद एलियन एनिमी। इसको पढ़ने का तरीका भी कैसे होगा चेक करो। अब एलियन एनिमी किसका पार्ट है बेटा, बताओ। नाउ द अग्रीमेंट विद एलियन एनिमी इज अ पार्ट ऑफ अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी पार्ट ऑफ अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड हेंस वॉइड। तो 4 लाइनें लिखने की तो यहीं से मिल गई तुमको, समझ रहे क्या बोल रहा हूं? दिख रहा है? इट इज अ पार्ट ऑफ, इसके पार्ट बनता है, इसका पार्ट बनता है, ये वॉइड होता है, रिमेंबर। और वो वॉइड का मतलब नॉट एनफोर्सड बाय लॉ। तो ऑटोमेटिक लाइन तुम्हारी बन जाती है, सब में ऐसे करना अपने को, ठीक है। आओ पहला वर्ड। तो एलियन एनिमी क्या होता है? लो कहता है मेरे लाल, पढ़ा है ना बात तो आपने? हाँ हमें पढ़ा है, हमने इसको याद करो, कहां पढ़ा था? डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ में पढ़ा था। तो वर्ड क्या सीखा था? एलियन एनिमी का मतलब क्या होता है, पढ़ के आए हैं। इन केस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, जब दो कंट्रीज के बीच में, अब सुनना चालू करो, समझा रहा हूं मैं हर बात को। जब दो कंट्रीज के बीच में वॉर डिक्लेयर हो जाता है, जब उन दोनों कंट्री की गवर्नमेंट आपस में वॉर डिक्लेयर कर देती हैं, दैट मींस ट्रेड, व्यापार को बैन कर देती हैं। हथियार गोला बारूद नहीं, व्यापार, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बैन कर दे रहा है। यहाँ यूक्रेन रशिया, एग्जैक्टली यस। तो क्या होता है उस केस में बेटा, उन दोनों कंट्री के जो भी रेजिडेंट्स होते हैं, उन दोनों कंट्री के जो भी रेजिडेंट्स होते हैं, वहां के जो लोग होते हैं बेटा, एग्जांपल यूक्रेन रशिया, तो वहां के कंट्री कंट्री नहीं, वहां के जो चुन्नू मुन्नू है, वहां के जो लोग हैं बेटा, वो भी एक दूसरे के एनिमी कहलाते हैं। तो इसी को बोलते हैं बेटा एलियन एनिमी। एलियन एनिमी। तो कहने का मतलब क्या हुआ? नॉट ओनली इंडिविजुअल्स, इवन द कंपनीज, जो कंपनी यहां पर है, जो कंपनी यहां पर है, वो भी एनिमी कहलाएंगी, यहाँ की ध्यान रखना।
इन शॉर्ट, क्योंकि कंपनी भी क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है। तो लॉ ने क्या बोला मेरे भाई, इन केस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, ये लाइन मैंने क्लास में लिखवाई थी, अभी वही बोल रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे। वॉर क्रिटिकल होने पर एवरी रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, वन कंट्री विल बी टर्म्ड एज द एनिमी ऑफ द अदर कंट्री, रिमेंबर। तो ऐसे केस में लोग कहता है भैया दो एनिमी आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो दैट अग्रीमेंट will be termed as opposed to public policy, hence it includes unlawful consideration और hence it is, क्या बोलो void। तो वो वैलिड नहीं बनेगा, वो void ही रहेगा। बोलो क्लियर हुआ पहला पार्ट, डन बेटा। यस वेरी गुड सौरभ। नंबर 2 पे आता हूं। नंबर 2 अगला पार्ट, क्वेश्चन पार्ट नंबर 2, इसी का पार्ट नंबर 2 लिखता हूं। दूसरा बोला भैया अग्रीमेंट टू सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस। सुनते रहो, सब पढ़ा रहा हूं, सब रिवाइज करा रहा हूं। सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस, यहां मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूं मेरे लाल, ठीक है ओके। क्या आपने डिटेल में पढ़ लिया, क्लास में करवा दिया मैंने पार्ट, ठीक है सुना ध्यान से। सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस, यहां पब्लिक ऑफिस का मतलब बेटा डिपार्टमेंट बेचना नहीं होता। सुन लो, लॉ में जो लिखा है, जिस तरीके से लिखा है, वो ऐसा एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तरीका अलग उसका मेरे भाई। और दिखाता हूं क्या होता है। पब्लिक ऑफिस का मतलब यहां पर है बेटा गवर्नमेंट जॉब्स, याद रखना। अच्छा, तभी हम सोचते हैं लो हम पढ़ते हैं, समझ में कुछ और आता है हमको। हाँ, तो गवर्नमेंट जॉब को बेचना, लोग बोलते हैं ना 10 लाख रुपए दे देते को इनकम टैक्स की जॉब लगवा दूंगा, ऑफिसर की जॉब लगवा दूंगा, 5 लाख बैंक में लगवा, होता है ना, लोग करते हैं ना, होता रहता है ना। तो याद रखना मेरे लाल, ऐसा कोई भी अग्रीमेंट जो किसी गवर्नमेंट जॉब को बेचने के लिए, गवर्नमेंट जॉब की सेल की बात कर रहा है, या कोई बंदा बोल रहा है कि मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ के तुझे दे दूंगा, तू मुझे 20 लाख दे दे मेरे को, तो ऐसा कोई भी पार्ट, ऐसे कोई भी अग्रीमेंट जो होते हैं मेरे लाल, उन्हें अनलॉ, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कहा गया है। और क्योंकि वहां पर जो ऑब्जेक्ट माना जाएगा दैट विल बी अनलॉफुल और हैंस सच एग्रीमेंट विल बी वॉइड। बोलो क्लियर हुआ। दूसरा प्रोविजन, चले आ जाओ। नंबर 3, तीसरा बेटा स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है झूठी गवाही देना, सुनना ध्यान से। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन मतलब झूठी गवाही देना। मूवी देखी है जोली एलबी, है ना, पैसा लेके झूठी गवाही दे दूंगा क्या हो जाएगा, बताऊंगा क्या हो जाएगा। सुन लो, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, झूठी गवाही देने को लॉ में माना गया अब्यूज टू द लॉ, लॉ को गाली देने के बराबर, अब्यूज टू लॉ। लॉ कहता है मेरे लाल, अगर आप किसी भी काम में, किसी भी केस में झूठी गवाही देते हो और गवाही के बदले आपको पैसा मिल रहा है, इसका एग्जांपल होता है मेकिंग मनी आउट ऑफ क्राइम। आई एम गिविंग द पार्ट, ये लिखवाया था क्लास में मैंने आपको, मेकिंग मनी आउट ऑफ क्राइम। किसी क्राइम से पैसा कमाना चाहते हो, भाई क्राइम किसी ने किया, सजा हो रही है, केस चल रहा है, एंड तुम बोल रहे हो मैं दूंगा झूठी गवाही, मैं कह दूंगा मैं आई विटनेस हूं। नो, इसे लॉ स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन मानता है, और इसको लॉ इतना ही नहीं मानता बल्कि बोलता है इट इज कॉल्ड अब्यूज टू द लॉ, दैट मींस लॉ को, कानून को गाली देने के बराबर है बेटा। तो इसका मतलब क्या है, लॉ ने बोला अगर कोई पर्सन पैसा कमाता है, मेकिंग मनी आउट ऑफ क्राइम, मेकिंग मनी आउट ऑफ क्राइम, तो क्राइम से अगर पैसा कमा रहे हो, तो इन शॉर्ट कहने का मतलब लोग कहता है ना सिर्फ ये कानून को गाली है, बल्कि मैं तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट भी दूंगा। देखते हो ना, जेल हो जाती है, मैं तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट भी दूंगा। अब बताओ मुझे, झूठी गवाही देना किसका हिस्सा बनता है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का। अपोज पब्लिक पॉलिसी है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, अनलॉफुल। अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होगा, सच कॉन्ट्रैक्ट विल बी टर्म्ड एज वॉइड। बोलो क्लियर हुआ, समझे कि नहीं बोला, डन डन डन। आगे बढ़े, आओ फोर्थ प्रोविजन पे आता हूं। द फोर्थ इज अग्रीमेंट फॉर इंटरफेरेंस इन द कोर्स ऑफ जस्टिस। सारे पार्ट रिवाइज करा रहा हूं, सुन लो खाली, गारंटी है बेटा कुछ ना कुछ प्रोविजन में तुमने गलत पढ़ा होगा, पक्का गारंटी। हाँ सर, अगर कोर्ट की कोर्ट में गवाही दिया है तो वो क्या भी पनिशेबल? हाँ बेटा अंकित, पनिशमेंट वाला पार्ट जज के हाथ में होता है मेरे लाल, यहाँ पे कोर्ट के हाथ में होता है। पहली बात, अग्रीमेंट तो वॉइड हो ही गया। कल को बंदा बोले, आपने एग्जांपल, आपने कहीं पे झूठी गवाही दे दी, सुनना ध्यान से, झूठी गवाही देने के बाद में यू आर डिमांडिंग मनी फ्रॉम द पर्सन कि भैया मैंने गवाही दे दी, लाओ मेरे पैसे निकालो, वो कह रहा नहीं दे रहा पैसे, तो क्या तुम कोर्ट में जाओगे, जज साहब मैंने इनके कहने पर झूठी गवाही दी थी, अब मेरे पैसे नहीं दे रहे हैं, दोनों को डाल देगा उठा के जज साहब। हाँ, जज कह देगा आप कान पकड़ लो यहीं पे तुम लोग। हाँ क्लियर हुआ, वॉइड रहता है बेटा, इसलिए पनिशमेंट भी हो सकती है, याद रखना, हो सकती है, इट मे भी है, मस्ट नहीं, ध्यान रखना, मे है बेटा यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे आता हूं, इंटरफेरेंस इन द कोर्स ऑफ जस्टिस। ये कौन सा है, कोर्स ऑफ जस्ट, न्याय के मामले में, जस्ट मतलब न्याय,
न्याय के मामले में इंटरफेरेंस करना मतलब दखलंदाजी करना। और एग्जांपल के लिए सोचो, यू आर गिविंग ब्राइब, घूस दे रहे हो, यू आर ब्राइब टू ए जज। आप किसी जज को घूस देने की बात कर रहे हो, आप किसी जज को घूस देने की बात कर रहे हो कि भैया एक काम करना, पैसा ले लो हमसे, हाँ जजमेंट हमारे फेवर में जाना चाहिए। वेरी गुड, जज बोला गया एग्जैक्टली। तो नाउ प्लीज टेल मी क्या बोला। अगर आप ऐसा करते हो, किसी को, किसी जज को आप पैसा खिलाने की बात कर रहे हो कि लो पकड़ो 5 लाख रुपए, अपना मुंह चुप रखना और जजमेंट हमारे फेवर में देना, तो ऐसे अग्रीमेंट अगर आपने कर भी लिए, पहले वो जज मानता ही नहीं है, मानेगा ही नहीं, मतलब उसको पता है भैया क्या हो जाएगा वरना बाद में। नाउ प्लीज टेल मी, अगर ऐसा एग्रीमेंट किया तो इसे कहा जाता है इंटरफेरेंस इन द कोर्स ऑफ जस्टिस। न्याय के मामले में अगर आप अपनी टांग अड़ा रहे हो, always remember such kind of agreement will be termed as opposed to public policy, क्योंकि ये मेन हेडिंग है मेरे लाल, दिस इज मेन हेडिंग ऑफ दिस प्रोविजंस। तो क्या बनती है, अनलॉफुल एंड हैंस इट इज वॉइड। बोलो क्लियर है डन भैया। चलो आगे आता हूं, एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था, किस पे लिखवाता हूं, नेक्स्ट पार्ट। फिफ्थ क्या बेटा, नेक्स्ट इज कॉल्ड टू प्रोविजन, मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी। क्या लिखा है मैंने, मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुन लो ध्यान से। द वर्ड मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो सुनो क्यों इंपॉर्टेंट, दिखाता हूं। भैया मेंटेनेंस क्या होता है, चैम्पर्टी क्या, पहले इसका मीनिंग समझो आप लोग। व्हाट इज मेंटेनेंस, व्हाट इज चैम्पर्टी, इसका मीनिंग समझते हैं। हाँ हाँ बेटा, इंडिया से बाहर, इंडिया में भी अलाउड नहीं, लायक ऐसे मत करना। हाँ तो इस पे तारे बना दो, ले बेटा रौनक बनाता तारे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लो भैया बना, तारे सितारे बनाएंगे हम, इसको इंपॉर्टेंट बनाए, बन गया इंपॉर्टेंट। तो चैम्पर्ड, मेंटेनेंस, चैम्पर्टी क्या होता है, सुनो ध्यान से बात को। आई एम गिविंग यू टू केसेस हियर, आई एम गिविंग ए क्वेश्चन टू आंसर, आप आंसर देना मुझे बात का। सर अक्सर बात सुनना, दो लोग है बेटा, एक पर्सन यहाँ है, सुनना ध्यान से, एक पर्सन यहाँ है, एक का नाम है बाबू, एक का नाम है शोना। एक है बाबू, एक है शोना, प्यारी प्यारी हमारी शोना, सुना ध्यान से। अब प्यारी प्यारी शोना जी और एक छड़ा बाबू, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। हाँ एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं ना, ऐसे तो बनते हैं क्वेश्चन, और कैसे बनते हैं। बाबू और शोना, दो कहानी की बात कर रहा हूं, एक्चुअली सुनना, दो केस दूंगा। केस नंबर वन, केस नंबर वन मेरे लाल ये है कि बाबू और शोना के बीच में केस चल रहा है, किस बात को लेके, एक पापा की परी, ना लायक कर पापा की परी, हद हो गई, पापा की परियों की बात मत कर, डर लगता है मेरे को। हाँ देखी थी मैंने उड़ते ही, हाँ यस देखी है मैंने, आंखों देखी है, ऐसे नहीं बोलते ना, पाप लगेगा भाई साहब ना, गलत बात, मतलब लड़की गर्ल्स को बदनाम कर देना लड़को। हाँ तुम पापा के परे हो फिर, नलायक हो। सुनो, मैं तो बिल्कुल ना बोलूं, बच्ची है प्यारी प्यारी, हाँ कन्या माता है। सुनो, बाबू और शोना, सुनो ध्यान से, एक पर्टिकुलर जमीन है, लैंड है, सुनना ध्यान से, दो केस दे रहा हूं, उस लैंड पे डिस्प्यूट चल रहा है, दोनों में केस चल रहा है। अब बाबू और शोना के बीच में केस चल रहा है, केस लड़ रहे हैं। बाबू शोना की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता है, बेटा सुनना, बाबू शोना की उस प्रॉपर्टी को कब्जा करना चाहता है, और उसने केस डाल रखा है शोना के ऊपर, ये प्रॉपर्टी मेरी है। लेकिन शोना के पास केस लड़ने के पैसे नहीं है। सुनना क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं, शोना के पास केस लड़ने के पैसे नहीं है। तो ऐसे में क्या हुआ, बाबू शोना, एक पर्सन और है जिसका नाम है जादू, जादू वो जादू कोई मिल गया वाला नहीं है, दूसरा जादू है, नाम है इसका जादू। एक पर्सन है जादू, बाबू शोना का केस चल रहा है, जादू आता है बीच में। सुनना, जादू बोलता है शोना रो मत, कह रहा मैं रो ही नहीं रही, रो के दिखा पहले, तो रो रही थी, तो जादू आके बोलता है शोना रो मत, मैं तुझे केस लड़ने का पैसा दूंगा, दैट मीन्स आई एम असिस्टिंग यू फाइनेंशियली, मैं तुझे फाइनेंशियल असिस्टेंस दूंगा, किस लिए कि तू एक काम कर, पैसा मैं दूंगा, तू केस लड़, और केस लड़ने के बाद में जो भी केस जीतने पर जो भी हमें इस बंदे से बेनिफिट मिलेगा, जो भी इस पर पेनल्टी लगेगी, चार्ज लगेगी, कमाई होगी, जो भी रेवेन्यू आएगा, जो भी कमाई आएगी, हम वो कमाई आधी आधी बांट लेंगे। दैट मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ नेगोशिएशन, दैट मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ नेगोशिएशन, जादू और शोना के बीच का अग्रीमेंट, जहां वो आपस में नेगोशिएट कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी पे केस लड़, फाइनली जो पैसा आएगा वो बांट लेंगे। लो ने इसे नाम दिया बेटा चैम्पर्टी। क्या नाम दिया, नाम दिया क्या, तुझे नाम दिया, क्या नाम दिया, चैम्पर्टी का लो ने इसको। तो चैम्पर्टी का मतलब क्या है, किसी को फाइनेंशियल नेगोशिएट करना और बाद में शेयरिंग की बात करना, इट इज कॉल्ड मैन चैम्पर्टी बोलते हैं। और लो ने चैम्पर्टी को क्या किया बेटा,
वॉइड डिक्लेयर किया है, लॉ ने कहा नहीं कर सकते। असिस्टेंस करना है, कर लो असिस्टेंस। सच काइंड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी ओनली बी अलाउड इफ इट इज मेड फॉर गुड पर्पस। अच्छे पर्पस के लिए कर रहे हो तब होगा। हाँ, ये फ्रेंड में बेनिफिट वाला पार्ट नहीं चलेगा यहाँ पे, समझ में आ गया। नंबर 2, मेंटेनेंस किसको बोलते हैं? एग्जांपल नंबर 2, अब बताओ मुझे, मेरे पड़ोस में एक एनजीओ है बेटा, मेरे पड़ोस में एक एनजीओ है, उस एनजीओ के ऊपर बड़े दिनों से कुछ लोगों की नजर पड़ी हुई है ना, कि हम इस एनजीओ की जमीन को कब्जा करना चाहते हैं, बट एनजीओ के पास पैसा नहीं है। हालांकि आजकल ऐसा होता ही नहीं है, बट उसके पास नहीं है बेचारे के पास, उस एनजीओ में पैसा नहीं है केस लड़ने का। उस बड़ी पार्टी ने केस डाल दिया उसके ऊपर, जमीन के ऊपर, ये जमीन हमारी है। अब मैंने बताओ अगर एनजीओ को बोला कि मैं तुम्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस दूंगा, सपोर्ट दूंगा, और बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, सोचना यहां चाहिए था, यहां बोल रहा हूं मुझे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, तुम जो भी बेनिफिट मिलेगा वो तुम्हारा, without having any real interest if I'm assisting someone, if a third party assisting some party, बताओ टेल मी। तो उस केस में बेटा मेरे लाल उसे नाम दिया गया मेंटेनेंस। तो नॉर्मली एक बात समझना, अब मेंटेनेंस और चैम्बर्टी, अब केस तो लड़ लेंगे, लेकिन जो अग्रीमेंट इन दोनों पार्टी के बीच में होता है, लॉ ने इसे क्या बोला है? लॉ ने इसे, अगर ये गुड पर्पस के लिए नहीं होता, अच्छे पर्पस के लिए नहीं, और एनजीओ हेल्प करना क्या है? अच्छे पर्पस में आता है, तो ये वैलिड है। लेकिन इसके अलावा अगर आप किसी के साथ करते हो तो दैट विल बी टर्म्ड एज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एंड हेंस वॉइड। बोलो, याद रहेगा, क्लियर है? तो वो कहलाएगा अपोज टू पॉलिसी एंड हेंस वॉइड। देन आगे आ जाओ, नेक्स्ट प्रोविजन पे आते हैं मेरे लाल, आगे आ जाओ। अगला प्रोविजन कौन सा? ए बी सी डी ई एफ जी, पांचवा 6 पे आते हैं। 6 में है रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, शादी तोड़वाने के लिए। रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज नंबर 1। नंबर 2, रेस्ट्रेंट, 7 लिखता हूं, रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, कानूनी कार्रवाई को रोकना, रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। और सुन लो, रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी के व्यापार को रोकना, सबसे इंपॉर्टेंट है रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। सुनो ध्यान से, ये तीनों एक साथ पढ़ा रहा हूं, सुनो ध्यान से बात को। मैरिज को रोकना, मैरिज, रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, कानूनी कार्यवाही को रोकना, और रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, तीनों में टॉपिक अलग पढ़ने वाले हो। सुनो सुनो सुनो, सुन लो, हाँ बड़े काम का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वर्ड समझना मेरे लाल, पहला पॉइंट, लॉ ने कहा कि अगर मैरिज का मतलब ये नहीं है कि तुमने तो मूवी देखी थी दबंग वाली, कि लड़की उठा के ले आया शादी करने की बात, ना ना ना, उसमें नहीं है कि हम पहुंच गए, हम दिल वाले, हम शादी हम करेंगे, वो नहीं है ये। इसका मतलब यहां पर सुनना क्या मिलेगा, एग्जांपल तुम्हें क्लास में क्वेश्चन क्या मिलेगा तुम्हें, अगर इस पे क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन ये मिलेगा कि ऑलरेडी एक मैरिड कपल है, वहां मिलेगा आपको क्वेश्चन में, ऑलरेडी कहीं पर अगर एक मैरिड कपल है, एग्जांपल के लिए मान लो एक पर्सन था, उस एक पर्सन ने एक मैरिड लेडी को, एक शादीशुदा लड़की को, शादीशुदा औरत को ये अग्रीमेंट दिया कि काम कर, एग्जांपल बोला, तुमने बोला काम कर, मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दूंगा, तू जा, तू अपने पति को डाइवोर्स दे दे, तू अपने पति को डाइवोर्स दे दे, ठीक है, और डाइवोर्स देने के बाद मैं तुझसे शादी कर लूंगा। नाउ प्लीज टेल मी, इफ अ पर्सन इज अग्रीइंग, ए पर्सन ऑफर दे रहा है कि मैं तुझे पैसा दूंगा, तू जा अपने पति को डाइवोर्स दे दे और मैं तुझे शादी कर लूंगा। नाउ प्लीज टेल मी, लेटर आई विल मैरी यू, बोल रहा है उसको। नाउ प्लीज टेल मी, सच काइंड ऑफ अग्रीमेंट, लॉ ने ऐसे अग्रीमेंट को, जो एग्रीमेंट कर रहे हैं वाला कि पैसे दूंगा, इसको लॉ ने काउंट किया बेटा रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वाले पार्ट में। और डैम श्योर बच्चों ने इसका मीनिंग आज से पहले कुछ और समझा होगा, लेकिन इसका मतलब ये होता है मेरे लाल, याद रहेगी बात, क्लियर रहेगी। नंबर 2 पे आता हूं, अगला पार्ट है रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, कानूनी कार्यवाही के बीच में। रेस्ट्रेंट का मतलब रोकना होता है, क्या मतलब रोकना, रोकना, तो कानूनी कार्यवाही के बीच वो रोकना भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का पार्ट बनता है। कैसे कैसे कैसे? अब नॉर्मली लोग बोलते हैं यार आपस में केस डाल देंगे और बाद में गलत समझ लेंगे हमारे पास में, हाँ हाँ गलत समझा था, कृतिका कह रही है, वेरी गुड बेटा, हाँ मुझे पता था इसलिए मैंने बताया, मैंने एग्जांपल दिया, हमेशा यहाँ पर आपको ऐसा एग्जांपल मिलेगा, ध्यान रखना। नंबर 1। नंबर 2 पे आया, सर अक्सर लोग कहते हैं यार हमने अगर किसी पे केस डाल दिया तो क्या अपनी मर्जी से हम केस वापस ले सकते हैं? नहीं, सुनो, लोग कहते हैं फिर मेरा मजाक कर रहे हो तुम लोग, जब केस लड़ना ही नहीं था तो आए क्यों कोर्ट के अंदर? तो याद रखना, अगर आप केस डालने के बाद कोर्ट से बाहर अपना फाइनल सेटलमेंट करना चाहते हो पर्सनल में जाके, तो लोग कहता है इट विल बी टर्म्ड एज लीगल प्रोसीडिंग्स का रेस्ट्रेंट।
मैं मानूंगा तुम कानूनी कार्यवाही को रोक रहे हो क्योंकि प्रोसेस चालू हो चुका है तो कंटिन्यू रहेगा। मैं डिसाइड करूंगा कि सेटलमेंट होगा या नहीं होगा। अगर करते हो, अगेन अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, अनलॉफुल एंड हेंस वॉइड। याद रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा ये वाला जो मैं लिखवा रहा हूं अभी, लिख लो, तारे सितारे बनाओ इस पे। रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ट्रेड का मीनिंग आप लोग सीख चुके हो, ए लॉफुल बिजनेस, लॉफुल ट्रेड। कोई भी लॉफुल बिजनेस है उसको बेचने की बात करो, लेकिन यहां पर इस पार्ट को ऐसे मत समझना। इसे पढ़ने का तरीका दो तरीके में होता है, एग्जाम में क्वेश्चन भी दो पार्ट से बनते हैं, है ना। हाँ, आजकल सब कर देंगे, हाँ श्रीधर वेरी गुड। हाँ मारा के सुनो, ट्रेड की रिगार्डिंग क्या होता है, सुनना ध्यान से। ट्रेड इंक्लूड एनी काइंड ऑफ लॉफुल बिजनेस, लॉफुल प्रोफेशन, याद रखना, एंड लॉफुल ट्रेड बिजनेस प्रोफेशन। अब नॉर्मली इसमें एग्जांपल दूंगा, समझना, दो केसेस के ऊपर, दो केसेस इंपॉर्टेंट पार्ट है वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला। अब अक्सर जब कोई बंदा बोलता है कि मैं अपना बिजनेस बेच रहा हूं, अपना ट्रेड बिजनेस पार्ट बेच रहा हूं, तो बिजनेस बेचने का मतलब होता है सेल ऑफ गुडविल। समझ रहे हो क्या बोलते हो, सेल ऑफ गुडविल। आप अपनी गुडविल बेच रहे हो, तो व्हाइल समबडी इज सेलिंग इज गुडविल, सेल ऑफ गुडविल। अब यहां पर बिजनेस बेचने का मतलब याद रखना, इस वाले क्वेश्चन में हमेशा आपको बिजनेस बेचने की बात मिलेगी, गुडविल बेचने की बात मिलेगी। समझ रहे क्या बोल रहा हूं। हाँ, यस वेरी गुड। हाँ, पता नहीं आ रहा क्या लिखा, मिक्स हो गया बेटा, वो देख ध्यान से, समझते हैं इसको। तो गाइस समझना, गुडविल बेच रहे हो, लेकिन यहां पर अगर कंडीशन क्वेश्चन में अलग मिलती है। अगर मुझे रिप्लाई करना, कोई बंदा अपना बिजनेस बेच रहा है, रिप्लाई करना, चांदनी चौक के अंदर एक बड़ी सी शॉप है, एक बंदे का बिजनेस है चांदनी चौक में, नाम दिल्ली के चांदनी चौक में नाम है उसका, ठीक है, अच्छा बड़ा नाम है उसका। वो अपना बिजनेस बेच रहा है, कह रहा है भैया मैं अपनी ये शॉप बेच रहा हूं, अपना नाम बेच रहा हूं, ठीक है। तो वो कह रहा है भैया, अब आपने बोला कि ठीक है मैं आपका बिजनेस खरीद लूंगा, आप पैसे की बात भी हो गई वहां पे। लेकिन अगर आपने बोला, आप बोलते हो बिजनेस बेचने के बाद आप अपनी लोकल लिमिट्स में काम नहीं कर पाओगे, मतलब चांदनी चौक में बेचने के बाद दोबारा बिजनेस नहीं कर पाओगे, तब कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा। दूसरा, अब बिजनेस है चांदनी चौक में, आप उसे कह रहे हो कि तू पूरे इंडिया में काम नहीं कर पाएगा, इंडिया में मैं तुझे रिस्ट्रिक्ट करता हूं। नाउ प्लीज टेल मी, बिजनेस बेचने वाले पार्ट में लोकल लिमिट में बाउंड करना और इंडिया, पूरे इंडिया या वर्ल्ड में बैन करना, कौन सा वाला पार्ट वैलिड और वॉइड रहेगा, टेल मी। है तो ये भी कौन सा, रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, बट वैलिड कौन सा है बेटा। हाँ यस, तो याद रखना बेटे लाल, वेरी गुड। मतलब लोकल लिमिट में आप रोक सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वैलिड, याद रखना। रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में लोकल लिमिट में बाउंड करना वैलिड होता है, लेकिन आप लिमिट से बाहर रोकते हो उसको तो उसे बोलते हैं वॉइड। मतलब भाई तेरा बिजनेस इंडिया में था क्या, बोल नहीं, बोले एक जगह पे कंट्रोल करता है ना तू, तो वहां तक के लिए बाउंड कर सकते हो, वरना वो वॉइड रहेगा। क्या ना गाइस, लास्ट सुन लो फिर खत्म हो जाएगा ये, लास्ट प्रोविजन है फिर खत्म, ठीक है, इंपोर्टेंट प्रोविजन नहीं आता है। नेक्स्ट इज कॉल्ड मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट। सर ये अलग है, हाँ वो अलग है, ये वाला अलग, ये वाला अलग। मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट, ब्रोकरेज मतलब ब्रोकर। अब यहां पर बेटा अलग पार्ट है, ये सुनना ध्यान से बात को। मैरिज ब्रोकरेज का मतलब होता है मेरे लाल, ब्रोकर सुनते, ब्रोकर दलाल, है ना। ये कोई वेबसाइट का नाम नहीं था, मैरियो मैट्रिमोनियल साइट का नाम नहीं ले रहा हूं मैं यहाँ पे नाम ले रहा हूं बेटा, किसका बात बता रहा हूँ आपको, खासकर ऐसे लोग होता ना, तुम्हारी शादी नहीं हो रही, मैं करवा दूंगा, 5 लाख रुपए लूंगा। अब बताओ क्या है, मैं लड़की लेके आऊंगा, बहुत सारी इंडिया में जगह है ऐसी जहाँ खाने पीने का नहीं मिलता उनको, पैसा पकड़ाऊंगा, लड़की खरीद के लेके आऊंगा, शादी करा दूंगा। तो सच काइंड ऑफ अग्रीमेंट, इसे बोलते हैं मैरिज, शादी के लिए ब्रोकर बना, ब्रोकर से शादी के लिए ब्रोकरेज देना। मैट्रिमोनियल साइट की बात नहीं कर रहा हूं, वहां क्या करते हैं, लोगों को मिलवाते हैं आपस में, डिसाइड कर लो साथ रहना नहीं रहना, शादी करनी नहीं करनी, रिमेंबर, यस बेटा 27 का पार्ट है, यस। तो कहने का मैरिज, शादी के लिए ब्रोकरेज देने के लिए किया गया कॉन्ट्रैक्ट बेटा अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में आता है, और ये अनलॉफुल कैटेगरी में आता है, और हेंस इट इज आल्सो वॉइड। तो लो मेरे लाल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोविजन थे इसके वाले पार्ट के, और इन्हीं में एग्जाम में आपको मिल जाएगा डैम श्योर, इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। तो ये खत्म हो गया हमारे पास चैप्टर है, हाँ खत्म बेटा खत्म, 1 घंटा का था, 1 घंटे में खत्म भी हो गया। तो मिलते हैं कल दोबारा, कल, हाँ कल शाम को ही मिलेंगे 6 बजे इस टाइम पे ही, और विल स्टार्ट विद ए न्यू चैप्टर, हम वहां स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, क्योंकि तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं बेटा, तो शेयर करो ना लाइक को, और कम से कम जो स्टेटस क्लास होती है उसको अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगा लिया करो, इतना तुमसे उम्मीद रखता हूं मैं। हाँ, इस तरह मांगता ही नहीं, कुछ सोचता ही नहीं तुमसे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। गाना गाओ, जाओ। कौन सा? बाय बाय और टाटा, सी यू अगेन। कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैन। बाय बाय, टेक केयर, बाय, सी यू। कर दिया सर, कर दिया हमने, कर दिया। थैंक यू वेरी मच, बाय बेटा, टेक